हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन और ये सेशन लास्ट टॉपिक कवर करता है। इस सेशन में हम बात करेंगे एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो और पार्थेनोकार्पी के बारे में। एंडोस्पर्म कैसे बनते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होती है और पार्थेनोकार्पी क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट में से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और इसके साथ साथ हम इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। सो अब तक अगर आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया है या इन वीडियोस को शेयर नहीं किया है तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि 12th बोर्ड्स का एग्जाम का डिसीजन आना पेंडिंग है, लेकिन इतना कंफर्म है कि एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए एंट्रेंस की तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो बच्चे सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, और नीट के बच्चे भी ये वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए भी ये न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बच्चे भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सो सीईटी के बच्चे हो या नीट के बच्चे हो, दोनों के लिए ये सेशन है। आप धड़ाधड़ शेयर करते जाओ, दूसरों की हेल्प करते जाओ, क्योंकि इतने प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में, लॉकडाउन वाली सिचुएशन में आपको एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। सो बी द हेल्पिंग हैंड एंड हेल्प योर फ्रेंड। ओके, ऑलराइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। अभी आज के सेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंडोस्पर्म्स के बारे में। एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि एंडोस्पर्म क्यों इंपॉर्टेंट होता है या एंडोस्पर्म कैसे बनता है। हमको याद है हमने जब डबल फर्टिलाइजेशन किया था, जब हमने डबल फर्टिलाइजेशन किया तो ये अपना एम्ब्रियो सैक है। क्या है ये? अपना एम्ब्रियो सैक। सब लोग 2 मिनट देखते जाना। दिस इज द एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर अपने सिनर्जिड्स होते हैं, यहाँ पर अपना एग सेल होता है। एक सिनर्जिड को बर्स्ट करके पोलन ट्यूब अंदर आती है और वो अपना मेल गैमेट छोड़ देती है। तो ये अपना एग सेल और ये अपना मेल गैमेट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? मेल गैमेट प्लस एग सेल दोनों मिलके क्या करते हैं? सिनगैमी करते हैं। दोनों मिलके क्या करते हैं? सिनगैमी करते हैं, और इनके वजह से हमको जाइगोट मिलता है। एग और मेल गैमेट के वजह से क्या मिलता है? हमको जाइगोट मिलता है। तो याद रखो, इसी जाइगोट को हम बोलते हैं ऊस्पोर। इसी जाइगोट को हम क्या बोलते हैं? ऊस्पोर। ओके। और दूसरी बात, अब ये जाइगोट जैसे जैसे बड़ा होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। देखो मैं इधर पे लिख रही हूँ, जाइगोट बड़ा होता है तो बड़ा होके वो एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो के अंदर डिफरेंशिएशन होता है तो एम्ब्रियो से सीड बनता है, और फिर सीड के बाद आपकी ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ रही है आपको बात? सो अगर इस जाइगोट को डेवलप होना है तो उसको एम्ब्रियो बनना पड़ेगा, लेकिन एम्ब्रियो बनाने के लिए जाइगोट को फूड की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे एम्ब्रियो सैक में जो यहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ एक मेल गैमेट आके फ्यूज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और ये ट्रिपल फ्यूजन हमको क्या देता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्लीज इसको याद रखो, ट्रिपल फ्यूजन के वजह से हमको जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो अब जैसे जैसे आपका जाइगोट बड़ा होगा, पहले आपका एंडोस्पर्म डेवलप होगा। पहले आपका क्या डेवलप होगा? ये प्राइमरी एंडोस्पर्म डेवलप होके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बन जाएगा। क्या बना देगा? ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बना देगा। तो जाइगोट बनने से पहले, मतलब अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो एग्जाम में पेपर लिखने से पहले आप क्वेश्चन पेपर पहले पढ़ते हो, सारा मटेरियल रेडी करके रखते हो। खाना बनाने से पहले आप खाने को काट के रेडी करके रखते हो, फिर गैस चालू करते हो। ठीक उसी तरीके से जाइगोट को बड़ा करने से पहले हमको उसके खाने का बंदोबस्त करके रखना है, सारा का सारा एंडोस्पर्म रेडी करके रखना है। तो जाइगोट एम्ब्रियो बने उससे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, और इसीलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बारे में। तो एंडोस्पर्म्स 3 टाइप के देखे जाते हैं। देखो ये आपका जाइगोट है और ये उसके बाजू बाजू में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था ये वो है। तो सबसे पहले आपका एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म डेवलप होगा। एंडोस्पर्म 3 अलग अलग पैटर्न में डेवलप होता है। सबसे पहले टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये आपका सिंगल जाइगोट है। ये सिंगल जाइगोट वैसा ही रहेगा। ये जो आपके एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस हैं या एंडोस्पर्म के सेल्स हैं, ये सेल्स पहले फ्रीली डिवाइड होंगे। न्यूक्लियर पहला फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। सबसे पहला स्टेज क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। यानी कि पहले सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में जब सेकेंड डिवीजन होता है तो सेकेंड डिवीजन में हर न्यूक्लियस के बाहर एक सेल वॉल बनती है। तो सेकेंड स्टेप में सेल्यूलर डिवीजन होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेल्यूलर डिवीजन होता है। पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और फिर सेल वॉल फॉर्म होता है। हर न्यूक्लियस के बाहर एक सेल वॉल बनती है। सो पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और ये हमको कोकोनट में देखने को मिलता है। कोकोनट तो आपने देखा ही होगा कि कोकोनट का जो छिलका होता है, ब्राउन कलर का जो बाहर का उसका छिलका होता है, ऐसे उसके ऊपर छोटी छोटी लाइंस बनी हुई होती हैं ऐसे। मतलब वो क्या है? कोकोनट का जो बाहर का छिलका होता है। देखो
मैं नारियल के एकदम बाहर के छिलके की बात नहीं कर रही हूँ जिसको आप फोड़ते हो, मैं अंदर जो, जैसे सूखा नारियल आपने देखा होगा, सूखे नारियल के ऊपर जो ब्राउन कलर का स्किन होता है, मैं नारियल के कवटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसके अंदर नारियल के कवटी के अंदर जो नारियल होता है उसकी जो ब्राउन कलर की स्किन होती है उसके ऊपर जो ऐसे सेल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो नारियल के अंदर दो तरीके का एंडोस्पर्म देखा जाता है। जो नारियल का बाहर का लेयर है उधर पे आपको मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। और नारियल के अंदर जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है जिसकी आप चटनी बनाते हो, तो वो व्हाइट वाला पार्ट होता है फ्री न्यूक्लियर। तो नारियल के अंदर हमको दो तरीके का एंडोस्पर्म देखने मिलता है। नारियल के अंदर का जो पानी है या उसके अंदर की जो मलाई है या जो व्हाइट कलर का पार्ट है वो फ्री न्यूक्लियर होता है, और जो बाहर की स्किन होती है वो मल्टी सेल्यूलर स्किन होती है। तो कोकोनट का एग्जाम्पल याद रखो। फिर सेकेंड आपका एंडोस्पर्म आता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म में जब आपका एंडोस्पर्म फर्स्ट टाइम पे ही डिवाइड होगा तो उसी टाइम पे वो सेल डिवीजन मतलब प्रॉपर सेल वॉल फॉर्मेशन के साथ ही डिवाइड होगा। जाइगोट वैसा ही है, ये जो ऊसपोर है इसी को हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट वैसा ही है, सबसे फर्स्ट डिवीजन जब हुआ तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड और इसको हम बोलेंगे चलाजल एंड। जहां पे जाइगोट रहता है उसको माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। तो माइक्रोपाइलर सेल और चलाजल सेल दोनों इक्वल डिवीजन करते हैं और फिर क्या देखने को मिलता है हमको इधर पे, कंटिन्यू आपके जो चलाजल एंड है वो डिवाइड होते जा रहे हैं। कंटिन्यू चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड क्या होते जा रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं। और ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट भी डेवलप होते होते धीरे धीरे करके एम्ब्रियो बन रहा है और इसी एम्ब्रियो से आगे जाके सीड बनेगी। लेकिन सीड को बनाने के लिए उसको जो खाना चाहिए वो खाना कहाँ से मिल रहा है, उसको एंडोस्पर्म से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है उसको, सारा खाना एंडोस्पर्म से मिल रहा है। सो जब आपका एंडोस्पर्म सेल वॉल बनाकर डिवाइड होता है, जब आपका एंडोस्पर्म स्टार्टिंग से सेल वॉल बनाता है, ऐसे एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। जब आपका एंडोस्पर्म पहले न्यूक्लियस बनाता है बाद में सेल वॉल बनाता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और थर्ड आता है आपका हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या देखा जाता है, इसमें पहले सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ। पहले क्या हुआ, इधर पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ लेकिन अनइक्वल सेल वॉल फॉर्म होता है। मतलब ऊपर का माइक्रोपाइलर एंड जो होता है वो बड़ा होता है और चलाजल सेल जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद पहला डिवीजन क्या हुआ, देखो ऐसा कोई आपका ऊसपोर रहा होगा, ये ऊसपोर के साथ यहाँ पे ऐसे कुछ सेल्स रहे होंगे। तो इनका जो फर्स्ट डिवीजन हुआ, फर्स्ट टाइम में कैसा हुआ, दो सेल बने, यानी कि सेल्यूलर जैसा डिवीजन देखने को मिला, सेल्यूलर जैसा डिवीजन देखने को मिला। लेकिन सेकेंड स्टेज में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। देखो सारे न्यूक्लियस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो सेकेंड स्टेज में हमको क्या देखने को मिल रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने मिल रहा है, मतलब ऐसा डिवीजन देखने मिल रहा है। तो जब पहले सेल वॉल बन जाता है और फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और फिर उसके बाद वापिस सेल वॉल बनता है, तो यानी कि दोनों का मिक्सचर, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप दोनों का मिक्सचर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे टाइप के एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। और ये ये फोर्थ टाइप का एंडोस्पर्म है, दैट इज मोज़ेइक एंडोस्पर्म। मोज़ेइक एंडोस्पर्म मतलब क्या होता है, जिसमें आपको एक टाइप के सेल्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपके एंडोस्पर्म अलग अलग कलर के पैचेस में प्रेजेंट होंगे। देखो ये बाहर का जो पैच होता है भुट्टे का येलो कलर का होता है, अंदर का पैच व्हाइट कलर का होता है, फिर उसके अंदर कुछ रेड पैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग पैचेस जब आपको दिखाई देते हैं तो ये भी एंडोस्पर्म है, ठीक है, ये भी एंडोस्पर्म है। स्पेशली ये अंदर का जो रीजन है, दिस इज द एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म कैसे दिखाई दे रहा है, रेड एंड व्हाइट। ये तो सीड है, ये आपके मक्के की सीड है, लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है वो आपका रेड और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में है। तो जब आपको दो अलग अलग पैचेस या दो से ज्यादा अलग अलग कलरफुल पैचेस में एंडोस्पर्म दिखाई देता है ये पार्ट, तो इसको हम बोलते हैं मोज़ेइक एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं इसको हम, मोज़ेइक एंडोस्पर्म। इतना आपको समझ में आया है, पक्का, आगे बढ़े। ऑलराइट, अब हम देखेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। राइट, तो अब हम बात करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक में डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बताया गया है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है। अब हम देखेंगे कि ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट कैसे डेवलप हो रहा है। अब हम जाइगोट का डेवलपमेंट देखेंगे। तो जाइगोट डेवलप होके सबसे पहले जाइगोट में जो फर्स्ट डिवीजन होता है उसके वजह से हमको दो सेल्स मिलते हैं, एक है आपका बेसल सेल और एक है आपका टर्मिनल सेल। अब ये सेल्स आगे जाके डिवाइड होते हैं, ठीक है, ये सेल्स आगे जाके डिवाइड होते हैं और चार सेल का स्टेज बनता है। इस 4 सेल के स्टेज को हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं इस 4 सेल के स्टेज को हम, प्रो एम्ब्रियो।
और इसके बाद जो ये सस्पेंसर सेल्स आपको मिल रहे हैं, ये सस्पेंसर सेल्स फर्दर डिवीजन करके आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो सबसे लोअर मोस्ट सस्पेंसर सेल है वो आपका स्वेल हो जाता है, और इस लोअर मोस्ट सस्पेंसर सेल को हम बोलते हैं हॉस्टोरियम। इस लोअर मोस्ट सस्पेंसर सेल को हम क्या बोलते हैं? हॉस्टोरियम। और यहाँ का ये जो सबसे छोटा, मतलब ये जो सबसे फर्स्ट सस्पेंसर सेल होता है उसको हॉस्टोरियम बोलते हैं, और सबसे लास्ट सस्पेंसर सेल जो होता है इसको हम हाइपोफिसिस बोलते हैं। याद रखो, मैंने ये आपको थ्योरी के टाइम पे भी बताया था कि हाइपोफिसिस ही आगे जाके डेवलपमेंट दिखाता है और रेडिकल और प्लिम्यूल बनाने में हेल्प करता है। क्या करता है? रेडिकल और प्लिम्यूल बनाने में हेल्प करता है। ओके, तो अब आपका ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो कंटिन्यू डेवलप होगा, डिवाइड होगा, ग्लोबुलर स्टेज बनेगा, और बहुत ज्यादा 16 to 28 स्टेजेस के होने के बाद ये एम्ब्रियो हमको हार्ट शेप का दिखने लग जाता है। और अब इस हार्ट शेप के प्रोसेस में डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? इधर पे डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 2 कॉटिलिडॉन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। डाइकॉट का मतलब होता है 2 कॉटिलिडॉन्स बनाना। यही कॉटिलिडॉन्स जो है आगे जाके रूट और शूट बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये देखो, ये जो हाइपोफिसिस था, इस हाइपोफिसिस के वजह से ही आपको 2 कॉटिलिडॉन्स देखने को मिले। और ये जो मिडल रीजन होगा, ये मिडल रीजन अपने एम्ब्रियो का रहता है। मिडल रीजन किसका रहता है? अपने एम्ब्रियो का रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये है आपका एक कॉटिलिडॉन और ये है आपका दूसरा कॉटिलिडॉन। इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को एपिकोटाइल बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हाइपोकोटाइल बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो में भी सेम इसी तरीके से डेवलपमेंट होता है। यहाँ तक डेवलपमेंट सेम होता है, लेकिन उसके बाद फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो एम्ब्रियो आगे जाके ग्लोबुलर स्टेज का बन रहा है, ये हार्ट शेप का नहीं बनता है। ये हार्ट शेप का नहीं बनता है, ये ग्लोबुलर स्टेज में हाइपोफिसिस जो है वो सिर्फ एक सिंगल कॉटिलिडॉन बनाता है। यहाँ पे हमको एक ही कॉटिलिडॉन देखने को मिलता है और उस एक कॉटिलिडॉन को हम बोलते हैं स्कूटेलम। इस एक कॉटिलिडॉन को हम क्या बोलते हैं? स्कूटेलम बोलते हैं। स्कूटेलम के नीचे आपका जो एम्ब्रियो वाला रीजन है, ये पूरा का पूरा अपना एम्ब्रियो वाला रीजन है यहाँ पे। तो ये एम्ब्रियो वाले रीजन में यहाँ पे जो आपका प्लिम्यूल बनेगा, ये जो प्लिम्यूल है, प्लिम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा लेयर प्रेजेंट है? कोलियोप्टाइल, या इसको आप सीलियोप्टाइल भी बोल सकते हो। और नीचे जो आपका रेडिकल बन रहा है, यही रेडिकल आगे जाके रूट बनेगी, और रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रूट कैप है, रूट कैप के नीचे और एक पर्टिकुलर लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कोलियोरहाइजा या सीलियोरहाइजा भी आप बोल सकते हो। तो आपको कैसे याद रखना है? ये एग्जाम में आता है, तो इसको याद रखो। रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए या रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलियोराइजा, आर आर, ऐसे आप याद रख सकते हो। यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है। और प्लिम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए सीलियोप्टाइल या कोलियोप्टाइल, दोनों में पी है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। सो डाइकॉट और मोनोकॉट में क्या डिफरेंट है? देखो इधर पे, ये आपका डाइकॉट का एम्ब्रियो है, ये आपका मोनोकॉट का एम्ब्रियो है। डाइकॉट के पास 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं, मोनोकॉट के पास सिर्फ एक कॉटिलिडॉन होता है। डाइकॉट का जो हाइपोकोटाइल रीजन है, यही रीजन आगे जाके प्लिम्यूल बनाने में हेल्प करता है और रेडिकल के नीचे रूट कैप प्रेजेंट होता है। मोनोकॉट में रेडिकल के नीचे रूट कैप होता है, लेकिन उसके साथ साथ और एक लेयर प्रेजेंट होती है कोलियोरहाइजा की। और यहाँ पे जो हमारा प्लिम्यूल होता है, इस प्लिम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर और एक लेयर प्रेजेंट होती है कोलियोप्टाइल की। ठीक है, प्लिम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलियोप्टाइल की लेयर प्रेजेंट रहती है। सो अभी यहाँ पे देखो, मैं आपको ये सीड बताने जा रही हूँ कि एम्ब्रियो आगे जाके डेवलप होके सीड बनाएगा। तो जो कॉटिलिडॉन थे वो सीड का मेन एंडोस्पर्म वाला पार्ट बन जाते हैं, जो एंडोस्पर्म बचे होंगे। ओके, और जो एपिकोटाइल है, इन एपिकोटाइल से आगे जाके आपका शूट निकलेगा और हाइपोकोटाइल से आगे जाके आपका रूट निकल रहा है। और जो आउटर इंटीग्यूमेंट्स होते हैं ओव्यूल के बाहर, ये जो इंटीग्यूमेंट्स लेयर थे, ये इंटीग्यूमेंट्स लेयर टेस्टा और टेगमेन में कन्वर्ट हो जाती है। जो सबसे बाहर की इंटीग्यूमेंट होती है वो टेस्टा बनाती है और जो इनर इंटीग्यूमेंट होती है वो टेगमेन बनाती है। तो इस तरीके से हमको सीड कोट देखने को मिलता है। और ये जो अंदर का ओव्यूल है, ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। और ये जो जिस ओवरी के अंदर ये सब हो रहा था, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में। ये जो पूरी ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल था ना, ऐसा हमने देखा था कि ऐसा ओवरी रहता है और इस ओव्यूरी के अंदर ये ओव्यूल रहता है। तो ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी की जो बाहर की वॉल होती है, ये पेरिस्पर्म बनाती है या पेरिकार्प बनाती है। क्या बोल सकते हैं हम इसको? पेरिकार्प बनाना। ओके, ऑल राइट। और मोनोकॉट सीड का आपको क्या याद रखना है कि मोनोकॉट सीड में देखो, ये आपका
कॉटिलिडॉन है, ये आपका स्कूटेलम यानी कि कॉटिलिडॉन वाला रीजन है, और ये आपका एम्ब्रियो है, ये आपका मेन एम्ब्रियो है। तो इस एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से कौन सेपरेट कर रहा है? इस एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से कौन सेपरेट कर रहा है? ये जो स्पेशल प्रोटीनिक लेयर है, ये जो स्पेशल प्रोटीन से बनी हुई लेयर है, ये लेयर हमारे एंडोस्पर्म को हमारे एम्ब्रियो से सेपरेट कर रही है, जो स्कूटेलम के ऊपर प्रेजेंट होती है, और इस लेयर को हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। प्लीज इसको याद रखो, मोनोकॉट में जो मेज का सीड होता है उसके एम्ब्रियो को और एंडोस्पर्म को कौन सेपरेट करता है? जो एल्यूरोन लेयर होती है, जो स्पेशल प्रोटीन से बनी हुई होती है, ये लेयर सेपरेट करती है। और ये स्कूटेलम का काम क्या होता है, या मोनोकॉटिलिडॉन का काम क्या होता है? एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके एम्ब्रियो को देना, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके एम्ब्रियो को प्रोवाइड करना, ये काम होता है अपने मोनोकॉटिलिडॉन का। ठीक है, प्लीज इसको याद रखना। तो इसी तरीके से आपका सारा का सारा एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं आपके एमसीक्यू। सो आर यू रेडी टू सॉल्व इट? ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट एमसीक्यू। क्या दिया गया है हमको इधर पे? इन द मोनोकॉटिलिडोनस सीड द एंडोस्पर्म इज सेपरेटेड फ्रॉम द एम्ब्रियो बाय अ डिस्टिंक्ट लेयर नोन एज। तो देखो इधर पे क्या बोला हमने, हमारा जो एंडोस्पर्म है, मोनोकॉट सीड की बात हो रही है, रुको मैं ये क्लियर कर देती हूँ, मोनोकॉट सीड की बात हो रही है। हमारा यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है, इस एंडोस्पर्म को मेन एम्ब्रियो से कौन सी लेयर ने सेपरेट किया है? एल्यूरोन लेयर ने। कौन सी लेयर ने सेपरेट किया है? एल्यूरोन लेयर ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द आउटर मोस्ट प्रोटीनेशियस लेयर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। मेज ग्रेन, आप ये क्वेश्चन पढ़ो या ये क्वेश्चन पढ़ो, दोनों का मतलब सेम ही है। सो मेज ग्रेन की जो बाहर की प्रोटीनेशियस लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, टेस्टा और टेगमेन तो सीड कोट होता है, सीलियोप्टाइल प्लूम्यूल के ऊपर की लेयर होती है, और स्क्यूटेलम तो कॉटिलिडॉन है, स्क्यूटेलम को हम कॉटिलिडॉन बोलते हैं। तो जो सबसे बाहर की प्रोटीनेशियस लेयर है वो कौन सी है? बी, एल्यूरोन लेयर। तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, इसका आंसर आप देंगे, ये आपका होमवर्क है। और सारा होमवर्क आप पहले पूरा वीडियो देखो, फिर सारे होमवर्क के क्वेश्चंस आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है। मैं आपको 3 से 4 सम होमवर्क में दूंगी। ओके, यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमेट इज। ये देखो, ऐसा अपना ओव्यूल रहता है, ये बीच में अपना पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है, और इसके ऊपर एक मेल गैमेट आ जाता है। ये अपना सेकेंडरी न्यूक्लियस है, और इसके साथ अपना मेल गैमेट फ्यूज हो गया है। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट दोनों फ्यूज होके क्या बनाते हैं? दोनों का फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। लेकिन ट्रिपल फ्यूजन के वजह से हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है? ट्रिपल फ्यूजन तो प्रोसेस का नाम हो गया, लेकिन इसके वजह से हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ट्रिपल फ्यूजन के वजह से फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमेट इज। तो ट्रिपल फ्यूजन के वजह से हमको कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, ये आपको मुझे बताना है। PEN, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर है वो आप मुझे बताओगे। तो MCQ नंबर 2 इज योर होमवर्क। अब हम बढ़ते हैं MCQ नंबर 3 की तरफ। द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू। जो कोकोनट का एडिबल पार्ट होता है, जिस पार्ट को हम खाते हैं, ओके, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? देखो, एंडोकार्प और मीसोकार्प तो सीड का बाहर का लेयर होता है। लेयर को तो हम खाते नहीं है, छिलके को आप खाते हो क्या? नहीं, नॉर्मल इंसान छिलका नहीं खाता है। और एम्ब्रियो तो इनिशियल स्टेज है, मतलब एम्ब्रियो तो डेवलप होता है, एम्ब्रियो आगे जाके डेवलप होकर सीड बनाता है, और हम सीड नहीं खाते हैं, हम कोकोनट का एंडोस्पर्म वाला पार्ट खाते हैं। क्या खाते हैं हम? कोकोनट का एंडोस्पर्म वाला पार्ट खाते हैं। तो इसका आंसर है ए। अब फोर्थ एमसीक्यू देखो क्या दिया गया है, इसका आंसर आप मुझे दोगे। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है। तो मैंने सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है और फोर्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है। देखो क्या बोला गया है, मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज। आप कच्चा नारियल ले लो ग्रीन कोकोनट, या पका हुआ नारियल ले लो ब्राउन कोकोनट, दोनों के अंदर जो पानी होता है वो पानी किसके वजह से रहता है, या उस पानी वाले पार्ट को और अंदर के व्हाइट वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि आपका जो न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म होता है, न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म होता है, वो कोकोनट में देखा जाता है। किस में देखा जाता है? कोकोनट में देखा जाता है। कोकोनट का बाहर का जो छिलका होता है उधर पे आपको मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म देखने मिलेगा, और कोकोनट का अंदर का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, उसमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने मिलता है। न्यूसेलस का इधर पे कोई लेना देना नहीं है, फीमेल गैमेटोफाइट का कोई लेना देना नहीं है, एम्ब्रियो और गैमेट्स का कोई लेना देना नहीं है। तो अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा? जो बच्चे स्मार्ट है उनको ऑलरेडी आंसर पता चल चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, दैट इज एमसीक्यू नंबर 5। तो एमसीक्यू
एमसीक्यू नंबर 5 में हमको क्या बताया गया है, द जिम्नोस्पर्मिक एंडोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम एन एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म बिकॉज इन जिम्नोस्पर्म्स इट इज। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। जिम्नोस्पर्म में आपको सिंगल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, या ऐसा बोल सकते हो कि इसमें आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, दो अलग अलग गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। जैसे टेरिडोफाइट्स जो एकदम इनिशियल प्लांट्स थे, एकदम एंशिएंट प्लांट्स, उनमें फ्यूजन या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स या सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता था। जो उनके गैमेट्स थे वही गैमेट डेवलप होके आगे का टिश्यू बना देते थे। सो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंट है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंट है, ध्यान से देखो। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, हमारे पास सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर मेल गैमेट आ जाता है, तो हमको ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म में। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, हमारा गैमेट सिंगल जो हेप्लॉइड गैमेट होता है वही खुद को डेवलप कर लेता है, जो हेप्लॉइड गैमेट होता है वही खुद को डेवलप कर लेता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर भी आप लोग ही मुझे दोगे, मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क है, मैं आज सारे इवन नंबर आपको होमवर्क में दे रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अभी तक आपको होमवर्क में दिया है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। फंक्शनल मेगास्पोर मतलब क्या होता है, चलो सब लोग अपने दिमाग में रिवाइंड करो, याद करो मेगास्पोर कैसे बनता है। अपने पास ऐसा मेगास्पोर मदर सेल होता है, क्या होता है अपने पास, मेगास्पोर मदर सेल होता है। एक मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है। ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके क्या बनाता है, ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 टेट्राड मेगास्पोर्स बनाता है। क्या बनाता है, ये 4 टेट्राड मेगास्पोर्स बनाता है, हेप्लॉइड मेगास्पोर्स। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, एक चीज पढ़ी थी हमने फीमेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट के टाइम पे कि 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक मेगास्पोर डेवलप होता है। ये मेगास्पोर आगे जाके डेवलप करके 3 बार माइटोसिस करता है। फर्स्ट माइटोसिस करेगा तो आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, सेकेंड माइटोसिस करेगा तो आपको 4 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, और थर्ड माइटोसिस के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, इधर पे 4 न्यूक्लियस, इधर पे 4 न्यूक्लियस। और फिर यही आगे जाके कैसे बन जाते हैं, यहाँ पे 3 सेल ऊपर आ जाते हैं, 3 सेल्स नीचे आ जाते हैं, और बीच में आपके 2 न्यूक्लियस एक साथ आ जाते हैं। तो आपका जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये देखो ये वाला मेगास्पोर, मैं इस मेगास्पोर की बात कर रही हूँ। 3 मेगास्पोर तो खत्म हो गए थे, जो एक मेगास्पोर बचा, ये मेगास्पोर आगे जाके क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है। ये मेगास्पोर आगे जाके क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो आगे जाके क्या बना रहा है, एम्ब्रियो सैक बना रहा है। तो अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 6 में का आंसर क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 हमने होमवर्क दिया है, आपको कमेंट करके आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन एंजियोस्पर्म्स द oospore on development produces। आपका oospore बोला है मतलब क्या बोला है, जाइगोट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था oospore को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो जाइगोट डेवलप होके क्या बनाता है, जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो के बाद सीड बनेगी। पहले एम्ब्रियो बनेगा फिर सीड बनेगी। सो oospore से क्या मिलता है हमको, एम्ब्रियो मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी। क्योंकि एंडोस्पर्म तो oospore से नहीं बनता है, एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है, और सीड एम्ब्रियो के बाद बनती है। और प्रोटोनेमा ये मॉसेस में देखा जाता है, मतलब ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं आएंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपका होमवर्क है, मैं आपको सारे इवन नंबर्स होमवर्क में दे रही हूँ। क्वेश्चन 2, 4, 6 और 8, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। देखो इधर क्या पूछा गया है, आपको एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का एक डायग्राम दिया गया है, और आपको क्या बोला गया है, इन द फॉलोइंग फिगर एक्स इज। इस डायग्राम में से आपको बताना है कि ये कौन से टाइप का एंडोस्पर्म है, ये कौन से टाइप का एंडोस्पर्म है। तो याद करो, रुको मैं आपको पीछे हेल्प करती हूँ, स्लाइड में लेकर जाके बताती हूँ। 2 मिनट रुको, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ इधर देखो, ये वाला एंडोस्पर्म देखो सब लोग ध्यान से, यहाँ पे देखो, ये आपका एंडोस्पर्म था, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था। इसके अंदर पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। कैसा हुआ, पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ही सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी पहले ही सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या हो रहा है, पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप ये डायग्राम देखो, और अब वापस हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। रुको, हाँ थोड़ा सब्र रखो। क्वेश्चन नंबर 8,
तो ये देखो, यहाँ पर देखो, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का डायग्राम देखो और ये वाला डायग्राम देखो, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ये सेम आपके फर्स्ट स्लाइड जैसा है, तो जो समझदार बच्चे होंगे वो इसका आंसर समझ गए होंगे कि क्या आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इन अ सीड ऑफ मेज, मेज की जो सीड होती है, स्कूटेलम इज कंसिडर्ड एज कॉटिलिडॉन बिकॉज इट हेल्प्स इन व्हाट। देखो ऐसा कुछ मेज का सीड हमने देखा था, यहाँ पे आपका एल्यूरोन का लेयर होता है, ठीक है, ये आपका एल्यूरोन का लेयर है, और यहाँ पे आपका स्कूटेलम होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका स्कूटेलम होता है, और यहाँ पे नीचे आपका सीलियोप्टाइल, कोलिराइजे, रेडिकल प्लिम्यूल, ये सब रहता है। तो ये जो बीच का स्कूटेलम है, ये स्कूटेलम क्या कर रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये स्कूटेलम क्या करता है, ये आपके एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट्स लेके एम्ब्रियो को देता है, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके एम्ब्रियो को देता है। सो इट एब्जॉर्ब्स फूड मटेरियल एंड सप्लाइज देम टू द एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये प्रोटेक्ट करने का काम नहीं कर रहा है, लेकिन और इसके पास फूड है, लेकिन वो फूड कहाँ से आ रहा है, वो उस फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बच्चे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक एग्जांपल याद रखना कि आपके पास खाना कब आएगा, कंटेन करना मतलब होना, खाना कब आएगा, जब आप उसको कहीं से एब्जॉर्ब करोगे। सो आपका जो ये स्कूटेलम होता है, ये स्कूटेलम क्या करता है, ये खाने को एब्जॉर्ब करके लेता है आपके एंडोस्पर्म से और फिर उसको एम्ब्रियो को देता है। सो इट एब्जॉर्ब्स फूड मटेरियल एंड पासेस इट टू द एम्ब्रियो। और लास्ट क्या है, कन्वर्ट्स इनटू इटसेल्फ इनटू अ मोनोकॉट लीफ। ये भी आपका करेक्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन उसका ये होता है। ओके, ऑल राइट। और आपका जो कोलियोप्टाइल है प्लूम्यूल, ये आगे जाके मोनोकॉट लीफ बनाएगा। ओके, ऑल राइट। अब हम पढ़ते हैं पेरिस्पर्म के बारे में। तो पेरिस्पर्म के बारे में यहाँ पर हमको क्या बताया गया है, सी पेरिस्पर्म कैसे बनता है। पेरिस्पर्म आपके ओवरी के वॉल से बनता है। पेरिस्पर्म कैसे बनता है, ये आपके ओवरी के वॉल से बनता है, और ओवरी के सारे सेल्स डिप्लॉयड होते हैं। ओवरी के सारे सेल्स कैसे होते हैं, डिप्लॉयड टिश्यू होते हैं, ठीक है, यानी कि 2n क्रोमोसोम्स होता है इनके पास। सो पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन, देखो अपना जो एंडोस्पर्म है, अपना जो एंडोस्पर्म है, इसके पास 3n यानी कि ये ट्रिप्लॉयड है, इसके पास 3n क्रोमोसोम्स है, यानी कि ये ट्रिप्लॉयड टिश्यू है। और अपना पेरिस्पर्म कैसा टिश्यू है, पेरिस्पर्म आपके ओवरी के वॉल से बनता है, तो पेरिस्पर्म के पास कितना क्रोमोसोम है, 2n, यानी कि पेरिस्पर्म डिप्लॉयड है। पेरिस्पर्म कैसा है, डिप्लॉयड टिश्यू है, और आपका एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड टिश्यू है। तो तुम मुझे आंसर बताओ। देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो पेरिस्पर्म जो है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ, मैंने 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। सो इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद सेवरल स्पर्म्स, ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि पेरिस्पर्म डिप्लॉयड होता है। बीइंग अ हेप्लॉयड टिश्यू, ये भी आंसर नहीं आएगा। इट हैव नो रिजर्व फूड, इसका भी कुछ लेना देना नहीं है। इट इज अ डिप्लॉयड टिश्यू, आपका जो पेरिस्पर्म होता है वो एक डिप्लॉयड टिश्यू है, और जो एंडोस्पर्म होता है वो एक ट्रिप्लॉयड टिश्यू है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पेरिस्पर्म कैसे बनता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नीट 2019 बहुत ही रीसेंट क्वेश्चन है और बच्चे ये हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। आपको इन 4 स्टेटमेंट्स में से फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, आपका ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सेंट्रल सेल डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। आपका जो सेंट्रल सेल है, ये सेंट्रल सेल जब मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा तो ये आगे जाके एंडोस्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा, ये एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इस स्टेटमेंट में हमको क्या बोला गया है कि आपका जो ओव्यूल होता है, देखो अपना ऐसा ओवरी होता है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल अपने आप ही एम्ब्रियो सैक बना रहा है, ओव्यूल अपने आप ही खुद को एम्ब्रियो सैक बना रहा है। ये गलत स्टेटमेंट है। क्या बोला गया है हमको इधर पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे ओव्यूल्स
फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सैक नहीं बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन के पहले एम्ब्रियो सैक बनता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही आपका ओवरी फ्रूट में बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा और आपका एंडोस्पर्म फॉर्म होगा। लेकिन ओव्यूल्स जो है ये फर्टिलाइजेशन के पहले, बिफोर एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। आपका ओव्यूल फर्टिलाइजेशन होने से पहले एम्ब्रियो सैक बनाता है। और क्वेश्चन में क्या दिया था, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड प्री फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद, लेकिन ये प्रोसेस तो फर्टिलाइजेशन के पहले हो रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स और आपका करेक्ट आंसर है डी। ओके, ऑल राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये आप मुझे बताओगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशन। नीट का क्वेश्चन है ये, कौन से पर्टिकुलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से आपको जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ही पेरेंट सेल अपने आप को डिवाइड करके 2 डॉटर सेल में बना लेता है। बडिंग में क्या होता है, आपके एक ही सेल का बड बनते जाता है और आपको आइडेंटिकल क्लोन्स देखने को मिलते हैं। रीजनरेशन में आप अगर स्पाइरोगेरा या अर्थवर्म को कट कर रहे हो तो इसका डुप्लीकेट कॉपी आपको देखने को मिलेगा। तो ना तो इसमें आपको न्यू वेराइटी मिली, ना इसमें आपको न्यू वेराइटी मिली, ना इसमें आपको न्यू वेराइटी मिली, मतलब ये तीनों ऑप्शंस कट हो गए। तो अब मुझे बताओ कि जेनेटिक वेरिएशन किसके वजह से देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन। तो मैंने आपको कौन से क्वेश्चन होमवर्क में दिए, 2, 4, 6, 8, 12, ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। नेक्स्ट, सीडलेस ग्रेप्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू व्हाट। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, पार्थेनोकार्पी क्या होता है और पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था क्योंकि मैं इसके एमसीक्यू का वेट कर रही थी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है और पार्थेनोजेनेसिस मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। पार्थेनोजेनेसिस मतलब क्या होता है, आपका जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया, मेगास्पोर मदर सेल ने क्या किया, मियोसिस किया, उसके वजह से 4 मेगास्पोर्स बने। 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर खराब हो गए, सिर्फ एक ही मेगास्पोर आगे जाके मैच्योर हुआ और इसने एम्ब्रियो सैक बनाया। इस मेगास्पोर ने क्या बनाया, एम्ब्रियो सैक बनाया। अब ये एम्ब्रियो सैक बिना फर्टिलाइजेशन के, ये एम्ब्रियो सैक बिना फर्टिलाइजेशन के अगर इसका फीमेल गैमेट खुद को डेवलप करके एम्ब्रियो बना लेगा, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर ये एम्ब्रियो सैक एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या हुआ, पूरा मियोसिस प्रोसेस हुआ, उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म हुआ। लेकिन पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, पार्थेनोकार्पी में आपकी जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल का आपको मेगास्पोर मियोसिस देखने को मिलेगा ही नहीं, मतलब नो मियोसिस, इसमें मियोसिस होगा ही नहीं। आपका ये जो ओवरी है ना, ये ओवरी अपने आप ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ओवरी किसके वजह से फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, अलग अलग हार्मोन्स के वजह से। कौन से हार्मोन्स, इंडोल एसिटिक एसिड, NAA, ऑक्सिन, ऐसे ये सारे हार्मोन्स जो आपने 7th चैप्टर में पढ़े होंगे। तो पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना मियोसिस के, नो मियोसिस नो फर्टिलाइजेशन, बिना मियोसिस के, बिना फर्टिलाइजेशन के आपका ओवरी, आपका जो ओवरी है, ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस में। याद रखो, पार्थेनोकार्पी में मियोसिस भी नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, एम्ब्रियो सैक भी नहीं बन रहा है, तो आपके फ्रूट में सीड बनेगा ही नहीं, क्योंकि सीड बनने के लिए एम्ब्रियो सैक बनाना जरूरी है। तो ये जो फ्रूट बनेगा, पार्थेनोकार्पी की वजह से जो फ्रूट बनेगा, इस फ्रूट को हम बोलते हैं सीडलेस फ्रूट, जैसे आपका बनाना, आपके ग्रेप्स। ओके, और पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस जैसे आपके पपाया में देखने को मिलता है या आपके एप्पल में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका मियोसिस होता है, आपका मेगास्पोर सेल डेवलप होता है, एम्ब्रियो सैक बनता है और फिर वो एम्ब्रियो सैक खुद को एम्ब्रियो बना लेता है। मतलब पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस में एक कॉमन चीज क्या है, दोनों में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, पार्थेनोकार्पी में मियोसिस भी नहीं होता है, इसका ओवरी डायरेक्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है हार्मोन्स की मदद से। और पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस में जो एम्ब्रियो बनता है, जो एम्ब्रियो सैक होता है, ये एम्ब्रियो सैक खुद को फ्रूट में कन्वर्ट कर लेता है और इसके अंदर
अंदर जो एम्ब्रियो सैक होगा वो सीड बन जाएगी। सो पार्थेनोजेनेसिस में जो फ्रूट आपको मिलते हैं वो सीड वाले फ्रूट मिलते हैं, पार्थेनोकार्पी के वजह से जो फ्रूट मिलते हैं वो सीडलेस फ्रूट होते हैं। सो ये डिफरेंस है पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस में। तो सीडलेस ग्रेप्स या सीडलेस फ्रूट आपको कौन से प्रोसेस के वजह से मिलेंगे? पार्थेनोकार्पी के वजह से। किसके वजह से मिलेंगे? पार्थेनोकार्पी के वजह से। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 13। और इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमेट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या बोला गया है हमको इधर पे? कभी कभी आपके प्लांट्स में फीमेल गैमेट बना है, मतलब ऐसा एम्ब्रियो सैक बना है, समझो ये आपका एम्ब्रियो सैक है, ये आपका फीमेल गैमेट है, यहाँ पे आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है और ये आपके एंटीपोडल सेल्स है, ठीक है। ये आपका फीमेल गैमेट है, मतलब ये आपका प्रॉपर एम्ब्रियो सैक है। तो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर आपका एम्ब्रियो सैक डायरेक्ट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैंने अभी आपको इधर पे बताया, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर आपका एम्ब्रियो सैक डायरेक्ट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। प्लीज याद रखो, पार्थेनोजेनेसिस में सीड बनती है, पार्थेनोकार्पी में सीड नहीं बनती है। पार्थेनोजेनेसिस में आपका एम्ब्रियो सैक जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, आपका एम्ब्रियो सैक जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। और पार्थेनोकार्पी में आपका ओवरी डायरेक्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसमें दूर दूर तक एम्ब्रियो का कुछ लेना देना ही नहीं होता है। ओके, ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, सिनगैमी मतलब कि सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन। तो इधर पे तो हो ही नहीं रहा है सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन, इधर हमको सीधा सीधा बोला है विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? पार्थेनोजेनेसिस, मतलब आपका एम्ब्रियो सैक डायरेक्ट आपके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो बच्चों लाइक कर देना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपडेटेड नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्ञान लैब। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ प्लीज ये चैनल शेयर कीजिए, क्योंकि उनके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हम कवर कर रहे हैं। 11th स्टैंडर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सेल डिवीजन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, फिजिक्स के वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं। आप बस हमारी चैनल अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर दीजिए। आप अपना हौसला बनाए रखिए, एंट्रेंस की प्रिपरेशन चालू रखिए, साइड बाय साइड थोड़ा बोर्ड्स का भी पढ़ते रहिए। हमसे जितना होगा हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ, मिलते हैं जल्दी। अब हम कुछ नया सरप्राइज लेकर आएंगे नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले, तो उस सरप्राइज को जानने के लिए बने रहिए चैनल के साथ। बहुत ही जल्द आपके लिए नया सरप्राइज आने वाला है, और सारे होमवर्क क्वेश्चंस को कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।